अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 यूनिट ऑप्टिक्स और टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने के लिए, क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर को सपोर्ट करता है, सो हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें वेव नेचर पढ़ना है और हमें वेव नेचर पढ़ने के लिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, और उसके बाद वेव फ्रंट का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। इन चीजों पे हमने बात की हुई है इसी चैनल पर। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। थोड़ा सा मैं बता दूं कि वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। वेव जो है, वेव एक सेपरेट आउट एंटिटी है। It is something like which separates, while particle is a localized entity. Particle एक जमी हुई चीज है, localized entity है, और वेव क्या, वेव फैलती जा रही है। हमने इससे पहले डिस्कस किया है that a wave is a kind of disturbance which travels through medium, sends the particles of the medium into vibration and transports with itself एनर्जी एंड मोमेंटम। सो ये इससे पहले हमने डिस्कस किया और 11th में भी हमने वेव्स में पढ़ा है और 9th में भी हमने वेव्स में पढ़ा है। सो अब डिफरेंस जो पार्टिकल और वेव की है, ये आप मान लीजिए कि वेव जो है दैट इज समवट व्हिच स्प्रेड्स आउट एंड पार्टिकल इज समथिंग व्हिच इज लोकलाइज्ड। सो उसके बाद वेव नेचर ऑफ लाइट क्रिस्टियन हाइगन्स ने 1675 में दिया हुआ है। आज से आई थिंक 400 साल पहले इसने वेव नेचर ऑफ लाइट दिया है। सो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो फिर वेव नेचर ऑफ लाइट जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं दैट्स कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स और दैट्स कॉल्ड एज फिजिकल ऑप्टिक्स एज वेल। सो जो अब रहा सवाल कि लाइट को तो मीडियम नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट वी नो दिस टाइम, लेकिन उस टाइम हाइगन का प्रिंसिपल क्या था, हाइगन का कॉन्सेप्ट क्या था? हाइगन का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव एंड इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। उसने जो मीडियम वहां पे इमेजिन किया था दैट वाज अ हाइपोथेटिकल मीडियम व्हिच इज कॉल्ड एज ईथर, जिसको हम ईथर, बाद में माइकलसन और मोरली ने ईथर को डिस्प्रूव किया है यूजिंग माइकलसन मोरली इंटरफेरोमीटर। सो उन्होंने ईथर को डिस्प्रूव किया है, लेकिन जो हाइगन का प्रिंसिपल था, हाइगन का कांसेप्ट था, हाइगन के कांसेप्ट में ईथर वाज एग्जिस्टिंग। अब सवाल है कि वेव फ्रंट पे भी हमने बात की हुई है। हमने बोला है वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स while the particles of the medium vibrate in phase, particles of the medium vibrate in phase। For example, मैं आपको ऐसे समझाऊं वेव फ्रंट। मान के चलते हैं we have settled water, पानी जमा हुआ है और इस पानी जमे हुए पानी में हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। कैसे? एक कंकड़ डाल दिया, एक पैकेट डाल दिया इस पानी में, तो यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। उस डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें रिपल्स बन गई, वाटर वेव्स बन गई, जो कि आगे 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 फैलती जा रही है। और वो वाटर वेव्स क्या काम करती है? दैट डिस्टर्बेंस, दैट वेव सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर इनटू वाइब्रेशन। उन वाटर के जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन आ जाती है, वो ऊपर नीचे करते हैं। सो और दूसरी चीज ये वेव अपने साथ मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि पहले इधर फॉर एग्जाम्पल यहां बात करें तो पहले पार्टिकल रुका हुआ था, अब जब यहां वेव यहां पर पहुंच गई तो ये पार्टिकल मूव होना शुरू कर दिया, इसमें मोमेंटम आ गया। सो दूसरी बात, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। सो वेव ने अपने साथ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ले लिया। अब रहा मसला कि वेव फ्रंट क्या हो गया। आप देखें ये जो रिपल्स बनते हैं इसमें वो नालियां जैसी बनती है और सर्कुलर पाथ्स जैसे बनते हैं, सर्कल्स। सो उनमें दो टाइप्स के हैं। कहीं पर नालियों में, ग्रूव्स में पानी डिप्रेस हो गया होता है, यानी कि पानी के पार्टिकल्स नीचे जाते हैं,
बार है वहां पर पानी के पार्टिकल्स रेज हो गए होते हैं। से फॉर एग्जांपल दीज आर जो ये लाइन है यहां पर पार्टिकल्स रेज हो गए हैं और जो गैप्स है वहां पर पार्टिकल्स डिप्रेस हो गई है, यानी कि नालियां बन गई है। जहां पार्टिकल्स डिप्रेस हो गया, नालियां बन गई है, उस पोर्शन को हम ट्रफ कहते हैं। और जहां पे पानी ऊपर आ गया है, जहां पे पार्टिकल्स ऊपर आ गए हैं, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। बहरहाल ये क्रस्ट और ट्रफ्स बनते हैं इन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से। और पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आती है कैसे? बिकॉज ऑफ वेव, जब वेव वहां से ट्रेवल होती है। अब एक पर्टिकुलर क्रस्ट में अगर हम देखें पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर जगह पर, से फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं एक या किसी पर्टिकुलर नाली में हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो सब एक ही साथ ऊपर आ जाते हैं और एक ही साथ नीचे जाते हैं, एक ही साथ क्रस्ट बनाते हैं और एक ही साथ ट्रफ बनाते हैं। सो उनकी वाइब्रेशन में तालमेल है, कोहेरेंस है। We can say that those particles vibrate in phase. अब इन पॉइंट्स की वजह इन पॉइंट्स का जो इनकी जो कंटिन्यूटी है, the continuity of all those points where the particles vibrate in phase, that continuity of particular points is called as wave front. So what is wave front? Wave front is the locus of all those points, the local of all those points. A wave front is the locus of all those points, while the particles of the medium vibrate in phase. I hope कि wave front आपको समझ आ गया होगा। अब जो पानी की सतह पर, पानी की सरफेस पर वेव फ्रंट्स बन गई, इनकी शेप कैसे होगी? इनकी शेप है सर सर्कुलर, ओबीएस जो रिपल्स बनती है इनकी शेप सर्कुलर है। सो वेव फ्रंट्स यहां पर सर्कुलर बन गई। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल स्पेस हो, सो फॉर एग्जांपल एयर हो, सो इसमें जो वेव फ्रंट्स बनती है, स्पेस में जो वेव फ्रंट्स बनती है, तो उनकी शेप कैसी होगी? उनकी शेप स्फेरिकल हो सकती है सर्कुलर की जगह, उनकी शेप सिलेंड्रिकल हो सकती है। सो इनकी शेप इवन प्लेन भी हो सकती है, लेकिन स्फेरिकल कब होगी, सिलेंड्रिकल कब होगी, प्लेन कब होगी? इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ वेव। देखिए अगर वेव का सोर्स पॉइंट सोर्स होगा तो इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव फ्रंट्स जो होगी, उन वेव फ्रंट की शेप क्या होगी? स्फेरिकल। सो हमने याद रखा द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इज पॉइंट सोर्स। और अगर लाइट सोर्स होगा, जिस तरह हमारी व्हाट्स कॉल्ड एक एलईडी रॉड है या व्हाट्स कॉल्ड फ्लोरोसेंट लैंप है एक लाइट की सूरत में, तो वहां पर जो वेव फ्रंट्स निकलेंगी वो सिलेंड्रिकल। सो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स जो होगा वो एक लाइट सोर्स होगा, वो एक लाइन होगी, लाइन सोर्स। अब रहा प्लेन सोर्स। देखिए ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, या अगर 2 डायमेंशनल सरफेस पे पानी की सतह पे लेंगे तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स है। यही अगर हम इनको ऑब्जर्व करेंगे कहां पर? इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर इनका एक पोर्शन स्ट्रेट दिखेगा, इनका एक पोर्शन प्लेन दिखेगा। सो अगर हम सर्कुलर वेव फ्रंट को, स्फेरिकल वेव फ्रंट को या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को इन्फिनिटी पर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो इन्फिनिटी पे जो हमने वेव फ्रंट ऑब्जर्व किया वो प्लेन वेव फ्रंट माना जाएगा। सो व्हाट इज अ प्लेन वेव फ्रंट? अ प्लेन वेव फ्रंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कुलर वेव फ्रंट, अ स्फेरिकल वेव फ्रंट और अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऑब्जर्व्ड एट इन्फिनिटी। अब आ जाते हैं असली टॉपिक पर जो हमारा है हाइगन्स प्रिंसिपल। जो हाइगन ने
हाइगन ने 1675 में दिया हुआ है। इस प्रिंसिपल को हम दो पोस्टुलेट्स में सीख लेते हैं। नंबर 1, पहला पोस्टुलेट यह है, याद रखिएगा, एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर मैं रिपीट करता हूं, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं ऐसे, से फॉर एग्जाम्पल पानी में जो वेव फ्रंट्स क्रिएट हो गई, ये है वो वेव फ्रंट्स। से फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट है। अगर इस पानी के बीच में एक दीवार होगी, एक ओपेक सरफेस होगी, एक ओब्स्ट्रैक्ट होगा, तो उस ओब्स्ट्रैक्ट के यहां पर एक स्लिट होगा, या चलिए यहां पर भी एक स्लिट होगा, 2 या 3 या 4 स्लिट्स होंगे इसमें, तो ओपनिंग्स होगी। इधर भी लेकिन पानी होगा, सिटर वाटर, इधर डिस्टर्बेंस, इस तरह भी वाटर है और इस तरह भी वाटर है, सिटर वाटर। इधर हमने वेव क्रिएट की, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, वो फैलती जा रही है, इधर रिपल्स बन गई, लेकिन आपका फैन क्या कह रहा है कि उस साइड वाले पानी में क्या होगा? क्या वो शांत रहेगा, साइलेंट रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, या उसमें डिस्टर्बेंस होगी, एक ओपनिंग इसकी थ्रो पास होगी, और अगर होगी तो क्या उसमें रिपल्स जैसी बनेगी या इस तरह की बनेगी? अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आप देखोगे कि इस ओपनिंग की जगह रिपल्स ऐसी बनेगी, यहां पर जो वेव फ्रंट्स क्रिएट होंगी उनका सोर्स लगेगा कि ये पॉइंट है। इसी तरह ये एक और ओपनिंग है। अगर आप यहां पर भी देखोगे, जब वेव फ्रंट इस ओपनिंग के साथ टकरा रहा है, तो उसके बाद टकराने के बाद पार वाले साइड में डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करेगा वो इस तरह की होगी। इसी तरह अगर एक और ओपनिंग यहां पर भी होगी तो वहां पर भी वही होगा। याद रखिए, कहीं पर भी जहां पर ओपनिंग है वहां पर यह लगेगा कि वहीं पर वेव क्रिएट होगी। देखिए, ये सोर्स इन वेव फ्रंट्स का सोर्स लग रहा है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट इन वेव फ्रंट्स का सोर्स लग रहा है, ये पॉइंट इन वेव फ्रंट्स का सोर्स लग रहा है। सो जैसे ड्रॉप से ड्रॉपलेट बनता है, इसी तरह वेव से वेवलेट्स, वेव फ्रंट से वेवलेट्स बन गई। हाइगन ने यही समझाया, उसने बताया कि एक प्राइमरी वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, दैट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, दैट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं। फॉर एग्जांपल, किसी कमरे में लाइट जल रही है, किसी कमरे में लाइट जल रही है, से फॉर एग्जांपल दिस इज लैम्प, लेकिन इस कमरे की दीवार बिल्कुल बंद है, इवैक्यूएट किया हुआ है इस लाइट सोर्स को। यहां पर ओपनिंग है, यहां पर ओपनिंग है, यहां पर ओपनिंग है, यहां पर ओपनिंग है, या यहां पर ओपनिंग है, तो यहां से लाइट आना शुरू हो जाएगी दूसरी तरफ, सिर्फ जो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि यहां से रोशनी आ रही है, यहां से रोशनी आ रही है, यहां से लाइट आ रही है। वो लाइट जो इधर से निकल रही है उसका सोर्स हमें यहां पर पॉइंट्स पे दिखेगा। उसकी वजह यह है कि इस सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट्स जो है, जो इस वॉल के साथ टकराता है, वही उसी का हर पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स होता है। सो हाइगन्स प्रिंसिपल का इन शॉर्ट जो
हाइगन्स प्रिंसिपल का पहला पोस्टुलेट है, दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो दूसरा पॉइंट पोस्टुलेट जो है इसका वो ये है कि हम जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट उसकी पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करें, उसकी पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करें। सो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है उसकी पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करें, ये है उसका पोस्टुलेट। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बना देता हूं, say for example this is a primary wave front। पहले पोस्टुलेट के मुताबिक इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। So how many points, how many sources are here? Infinite sources are here, infinite sources, क्योंकि हर पॉइंट, every point is a source of secondary wavelet। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि वो जो वेवलेट्स निकलेंगी उनकी शेप कैसी होगी। सर क्योंकि ये पॉइंट्स है, पॉइंट सोर्स इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट, सो उनकी शेप स्फेरिकल होगी। सो ये पॉइंट भी जो इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट। ये मैं तो आप साथ सारे पॉइंट्स का नहीं दिखाऊंगा, चल एक पॉइंट्स को मैं चूज करता हूं। ये पॉइंट भी इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट, ये पॉइंट भी इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट, हर पॉइंट इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट, ये पॉइंट भी इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट, ये पॉइंट भी इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट। चलिए ये पॉइंट भी इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट, हर पॉइंट तो इमिट करेगा स्फेरिकल वेवलेट। तो इन सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो है इन सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर मैं एक टेंजेंशियल सरफेस डालूं, वो सरफेस, वो इमेजिनरी सरफेस जो इनको एक जगह पर कट करेगी, तो वो टेंजेंशियल सरफेस जो होगी दैट विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब सेकंड पोस्टुलेट सर आपने बताया नहीं तो दिखाया तो है, लेकिन इसको हम कैसे सेकंड पोस्टुलेट को वर्ड्स में लिखें। देखिए इन वर्ड्स वी कैन से सेकंड पोस्टुलेट we can draw, we can determine the position of secondary wave। तो सेकेंडरी पोस्टुलेट किसने, सेकंड पोस्टुलेट किस काम आता है? To find the position of secondary wave, we can determine the position of secondary wave front. How? By drawing a tangential surface to secondary wavelets. By drawing a tangential surface to secondary wavelets, we can determine the position of secondary wavefront in future time. We can determine the position of secondary wavefront in future time by drawing a tangential surface to secondary wavelets in forward direction. Forward direction में ये surface डालते हैं। So explanation में आप ऐसे लिखोगे, say for example एक wave front है, say for example a dash is as spherical wave। In fact you can take it as plane wave front as well। ये plane wave front है a dash या w dash something like that। फिर उसके बाद so पहला पॉइंट, take a wave front a dash, choose some points on it, choose some points on it। ठीक, if we are interested to determine the position of secondary wave front after time t, then with ct as radius, ct as radius, what is c? C is the velocity of light, जिस रफ्तार से देखिए लाइट c की रफ्तार से चलती है, तो t टाइम में कहां पहुंचेगी, कितनी डिस्टेंस निकालेगी? सो ये इतनी डिस्टेंस निकालेगी c into t। सो विद ct as radius,
draw and with these points as centers. फिर मैं बता दे रहा हूं. Choose a primary wavefront A dash. After that, choose a few points on it. With these points as centers, draw spheres. Draw spheres. Each of radius CT. Each of radius CT. Now, draw a tangential surface to these spheres. Draw a tangential surface to these spheres in forward direction. Tangential surface say W dash. This tangential surface gives the position of secondary wavefront. I hope clear. ये जो हाइगन्स प्रिंसिपल है ये आपकी समझ में आ गया होगा. अब मैं इसका निचोड़ में बता देता हूं, इसको मैं समराइज करता हूं. According to Huygens principle, every point is a source of secondary wavelets. We can determine the position of secondary wavefront in any future time by drawing tangential surface to secondary wavelets. I will repeat. According to Huygens principle, every point of primary wavefront is a source of secondary wavelets. We can determine the position of secondary wavefront in future time. How? By drawing a tangential surface to secondary wavelets. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद अगले वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस होंगी. इसकी दो एप्लीकेशंस एग्जाम में आती हैं. दोनों में से एक to prove laws of reflection or to prove law of refraction. Have a good day. Assalamu alaikum.